मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 11 की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए एक नजर इस चैप्टर के ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। ये कहानी पुराने जमाने के इजिप्ट के राजा टूटनखमन की है, जो कई रहस्यों से भरी हुई है। इसमें टूटनखमन की लाइफ और डेथ के बारे में बताया गया है। टूटनखमन के टूम की डिस्कवरी 1922 में फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर के द्वारा की गई थी और तब से इस ममी के कई सारे एक्सरे लिए जा चुके हैं और बाद में सीटी स्कैन भी किया गया था ताकि ममी से जुड़े हुए कई सारे अनसुलझे रहस्यों का पता लगाया जा सके। सीटी स्कैन और एक्सरे होने के बाद उसकी लाइफ और डेथ से जुड़े हुए कई सारे नए रहस्य सामने आए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइए एक नजर इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स पर डाल लेते हैं। इस कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर टूटनखमन है। यह अपनी पावरफुल फैमिली का आखिरी राजा था। इस फैमिली ने इजिप्ट पर कई सालों तक राज किया। उसकी बॉडी को सबसे पहले सीटी स्कैन किया गया था। इससे पहले किसी भी ममी का सीटी स्कैन नहीं किया गया था। अगला कैरेक्टर है हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर एक फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने 1922 में किंग टूटनखमन के टूम को डिस्कवर किया था। इसकी सर्च की वजह से किंग की बॉडी को काफी डैमेज पहुंचा था। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जाही हवास। यह इजिप्ट के पुराने अवशेषों की सुप्रीम काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल था, यानी कि ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। इसने राजा टूटनखामन की ममी की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका सीटी स्कैन किया था। हमारे अगले कैरेक्टर हैं अमानहोटेप III। ऐसा माना जाता है कि अमानहोटेप या तो टूटनखामन के फादर थे या फिर ग्रैंडफादर। ये एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने लगभग 40 इयर्स यानी 4 डेकेड्स तक इजिप्ट पर राज किया था। एट द लास्ट कैरेक्टर इज अमानहोटेप IV। इन्होंने आटन, जो कि एक देवता थे, उनकी पूजा करने पर जोर दिया और अपना नाम अमानहोटेप से अखेनेटन रख लिया। उन्होंने देश के सभी वासियों को नाराज कर दिया क्योंकि उन्होंने एक प्रमुख देवता, जिनका नाम एमन था, उन पर हमला कर दिया था। उन्होंने एमन की मूर्तियों को तोड़ दिया और उनके मंदिरों को बंद कर दिया था, इसलिए वहां की जनता उनसे नाराज हो गई। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस समय टूटनखमन की मौत हुई उस समय वह केवल एक टीनेजर था। 13 इयर्स से लेकर 19 इयर्स तक की एज के बच्चों को टीनेजर्स कहते हैं। टूटनखमन उस परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी यानी वंशज था, जिसने सदियों तक इजिप्ट और उसके साम्राज्य पर राज किया। उसकी मौत के बाद उसे सोने से लाद दिया गया और शांति से लिटा दिया गया और अंत में कुछ समय बाद उसे भुला दिया गया। 1922 में उसकी कब्र की खोज से लेकर आज का मॉडर्न वर्ल्ड इस बात का आइडिया लगाता रहा है कि आखिर उसे क्या हुआ होगा। सबसे अधिक संभावना इस बात की लगाई जाती रही कि उसका मर्डर किया गया होगा। अब 80 साल में पहली बार अपनी कब्र को छोड़ते हुए टूटनखामन एक सीटी स्कैन से गुजर चुका है, जो उसके जीवन और उसकी मौत के बारे में कई सारे संकेत देता है। सीटी स्कैन करने के बाद उस राजा के सही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए ज्यादा सही जानकारी उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीटी स्कैन कराने के बाद उसकी सही जानकारी उपलब्ध होती है। जब टूटनखमन को वैली ऑफ द किंग्स नाम के पुराने कब्रिस्तान से उसकी आराम करने की जगह से बाहर निकाला जा रहा था, तो हवा अचानक रहस्यमय तरीके से बहुत तेजी से बहने लगी और वहां एक तूफान पैदा हो गया। उसने धूल भरे बादलों को ऊपर की ओर हवा में खड़ा कर दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां का माहौल बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से अचानक पूरी तरह से बदल चुका था। काले बादल रेगिस्तान के ऊपर आकाश में सारे दिन उड़ते रहे और अब वे तारों को भी ढक रहे थे।
5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सर के बल उस सीटी स्कैनर के अंदर गई, जो 3300 साल पहले मर चुके इस जवान राजा की लंबे समय से चले आ रहे मेडिकल मिस्ट्रीज यानी रहस्यों की जांच करने के लिए यहाँ लाई गई थी। दोपहर के टाइम दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ टूटनखामन के मकबरे पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जमा हो गई थी। इस मकबरे को सिकुड़े हुए पत्थर को तराश कर बनाया गया था, जो कि 26 फुट गहरा था। पर्यटक बरियल चेम्बर यानी दफनगाह की दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों को देखते थे और टूटनखामन के सोना चढ़े हुए चेहरे की ओर झांकते थे, जो उसके कॉफिन के ढक्कन पर बना हुआ था। ये चेहरा उसकी मम्मी का सबसे आकर्षित करने वाला हिस्सा था। कुछ पर्यटक धीमी आवाज में गाइड बुक में से पढ़ते थे, कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। शायद ये लोग टूटनखामन की मौत के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में इस बात का डर था और हैरानी भी थी कि क्या उस राजा का अभिशाप वास्तव में सच था, और यह अभिशाप था उन लोगों के लिए मौत या उनकी बदकिस्मती जो उसको परेशान करते थे। जाही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज था, उसने झुककर टूटनखामन के शरीर पर एक लंबी नजर डाली और कहा, जो कुछ भी हावर्ड कार्टर ने 1920 में किया, उसके कारण मम्मी बहुत ही बुरी हालत में है। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने सालों की बेकार खोज के बाद टूटनखामन के मकबरे को खोजा था। इसके अंदर की चीजें हालांकि जल्दबाजी में पुराने समय में लूट ली गई थी, पर हैरानी की बात है कि वे अपने आप में कंप्लीट थी, यानी कि उनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जो चीजें वहां मिली वे बहुत ही ज्यादा कीमती और रॉयल थी, और वे चीजें अब टूटनखामन की कहानी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। सोने के शानदार गहने, उनकी हमेशा बने रहने वाली चमक पुनर्जन्म की गारंटी थी। जब इन सब चीजों की खोज हुई तो उस समय वहां इन चीजों के मिलने से बहुत सनसनी मच गई थी, और आज भी ये चीजें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। टूटनखामन को भी उन चीजों के साथ दफनाया गया था जो कि रोजाना काम आने वाली होती हैं और जिनकी उसे मौत के बाद भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज धातु का बना हुआ रेजर, अंडरगारमेंट्स, बॉक्सेस ऑफ फूड और वाइन यानी शराब। टूटनखामन की कब्र के खजाने की महीनों तक सावधानी पूर्वक जांच की गई, और जांच करने के बाद कार्टर ने टूटनखामन के एक के अंदर दूसरे और फिर उसके अंदर तीसरे कॉफिन बॉक्स का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया। जब वो लोग पहले कॉफिन बॉक्स को खोल रहे थे तो उन्होंने वहां एक कफन पाया जो कि विलो और ऑलिव लीव्स यानी जैतून के पत्तों की माला, वाइल्ड सेलरी जो एक प्रकार की सब्जी होती है, कमल की पंखुड़ियां और कॉर्नफ्लावर्स से सजा हुआ था। ये सब चीजें इस बात का सबूत थे कि टूटनखामन की डेड बॉडी को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। हालांकि जब कार्टर लास्ट में मम्मी तक पहुंचा तो वह परेशानी में पड़ गया। कार्टर ने ये पाया कि रिचुअल रेजिन्स यानी कि उन लोगों के द्वारा बनाई गई एक पारंपरिक गोंद जो उन्होंने उस डेड बॉडी पर लगाई थी, वह सूख चुकी थी, और उस गोंद की वजह से टूटनखामन की बॉडी गोल्ड से बने हुए कॉफिन के बॉटम से पूरी तरह चिपक गई थी। उसने देखा कि वह चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन वह उस डेड बॉडी को उस कॉफिन बॉक्स से अलग नहीं कर सकता था। बाद में कार्टर ने लिखा, अब क्या किया जाना चाहिए? ये जगह जहां पर यह काम किया जा रहा था इजिप्ट में साउथ में थी, और यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। कार्टर ने इस गर्मी का यूज गोंद को ढीला करने के लिए किया। उसने कुछ घंटों के लिए मम्मी को बाहर जलती हुई धूप में रख दिया, जिसकी वजह से मम्मी का टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वह गोंद जरा भी नहीं पिघली। कार्टर ने इसके बारे में रिपोर्ट किया और कहा, इससे पहले कि टूटनखामन के अवशेषों को उठाना संभव होता, हमें उस सख्त पड़ चुके पदार्थ को उसके अंगों के नीचे से छेनी से छीलकर काटना पड़ा। कार्टर के कहने का मतलब था कि राजा की डेड बॉडी को निकालने से पहले उसने उस गोंद को छेनी और हथौड़े की हेल्प से छीलकर उसकी डेड बॉडी से अलग किया। उसके बाद ही उस डेड बॉडी को उस कॉफिन से बाहर निकालना पॉसिबल हो पाया। अपने बचाव के लिए कार्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वह मम्मी को काटकर अलग नहीं करता तो चोर उन सुरक्षा कर्मियों यानी गार्ड्स को धोखा देते और सोना चुराने के लिए इसको अलग कर चुके होते।
टूटनखामन के टाइम में रॉयल पीपल अविश्वसनीय रूप से अमीर होते थे, यानी कि वे इतने अमीर होते थे जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। वे लोग ये सोचते थे कि वह अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे। टूटनखामन की मौत के बाद उसकी महान यात्रा के लिए उसको चमकती हुई चीजों से लादा गया था, जैसे गले का पट्टा यानी कॉलर, डिजाइनदार हार यानी नेकलेस, डिजाइनदार कड़े यानी ब्रेसलेट्स, अंगूठियां यानी रिंग्स, ताबीज यानी एम्यूलेट्स, पारंपरिक अंगोछा यानी एप्रन, सैंडल और उसकी उंगलियों के लिए मियान, और फिर मूर्ति के रूप में अंदर का ताबूत यानी इन कॉफन, और मुखौटा यानी मास्क। और ये सारी चीजें शुद्ध सोने की होती थी। टूटनखामन को उसके गहनों से अलग करने के लिए कार्टर और उसके आदमियों ने मम्मी के सिर को अलग कर दिया, और उन लोगों को मम्मी के शरीर के हर मेन जॉइंट को काटकर अलग करना पड़ा। एक बार यह सारा काम खत्म करने के बाद उन लोगों ने मम्मी के अवशेषों यानी रिमेन्स को एक वुडन बॉक्स में सैंड की लेयर पर दोबारा से पैडिंग्स यानी गद्दियों के साथ जोड़ दिया, जिससे कि जो नुकसान हुआ था उसे ढका गया, और यही वुडन बॉक्स उसका बेड बन गया जहां टूटनखामन अब आराम करता है। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान आने वाले टाइम में काफी बदल चुका है। अब वह टूम में पाए जाने वाले खजाने पर कम ध्यान देते हुए और सरप्राइज कर देने वाले लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स के बारे में जानने पर ज्यादा फोकस करता है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अब मेडिकल टेक्नोलॉजी के अलावा उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। कार्टर की खोज के 40 से भी ज्यादा सालों के बाद 1968 में एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, और उसने ऐसे चौंका देने वाले स्टेटमेंट्स दिए, या कह सकते हैं कि ऐसे राज खोले जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि वह गोंद जिसने मम्मी की चेस्ट को कवर्ड किया हुआ था, उसके नीचे मम्मी की छाती की हड्डी यानी ब्रेस्ट बोन और सामने की पसलियां यानी रिब्स गायब हैं। आज के टाइम पर सीटी स्कैन से इस तरह की इमेजेस ली जा सकती है, जिनके द्वारा एक्स-रेज एक दूसरे को काटती हुई एक साथ ब्रेड की स्लाइसेस की तरह डाली जाती हैं, ताकि उसकी हेल्प से 3D बॉडी की शेप को बनाया जा सके। अब सोचने वाली बात यह थी कि एक्सरे से ज्यादा सीटी स्कैन टूटनखामन के बारे में और क्या क्या चीजें पता कर सकता था, और क्या यह उन दो सबसे बड़े सवालों का जवाब दे सकता था जो आज भी बने हुए हैं। और वे सवाल हैं कि टूटनखामन कैसे मरा, और उसकी मौत के समय वह कितने साल का था। टूटनखामन की मौत एक बहुत बड़ी घटना थी, और अगर शाही अंदाज से देखा जाए तब भी यह एक बहुत बड़ी और रहस्यमय घटना थी। टूटनखामन अपनी फैमिली का लास्ट मेंबर था, और उसका दफनाया जाना एक डायनेस्टी की डेथ के बराबर था, क्योंकि उसकी मौत के बाद अब उस वंश का कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। लेकिन उसकी डेथ की डिटेल्स और उसके बाद के रिजल्ट आज भी अनक्लियर हैं, यानी कि उसकी मौत कैसे हुई, इसकी डिटेल अभी भी क्लियर नहीं है। अमेनहटेप III टूटनखामन का फादर था या ग्रैंडफादर, ये बात सबूतों को पढ़ने के ऊपर निर्भर है, यानी कि सबूतों के हिसाब से अभी ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है कि वह उसका फादर था या ग्रैंडफादर, लेकिन वह एक पावरफुल किंग था। उसने लगभग 4 डेकेड्स तक इजिप्ट पर रूल किया। उसका पीरियड गोल्डन पीरियड था। जिस समय वह रूल कर रहा था उस समय उसकी 80th डायनेस्टी यानी 18वां साम्राज्य चल रहा था। उसका लड़का अमेनहटेप IV था, जिसने उसके बाद राज्य संभाला और पुराने इजिप्ट की हिस्ट्री में एक अजीब युग की शुरुआत की, जो कि कई सारे अजीब युगों में से एक था। हम इसे अजीब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए राजा ने सूर्य देवता आटन की पूजा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और बदल कर अखेनेटन रख लिया, जिसका मतलब था आटन का सेवक। इसके अलावा उन्होंने अपनी पुरानी रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी, जिसका नाम थीब्स था, उसे भी बदल दिया और एक नए शहर जिसका नाम अखेटाटन था उसे अपनी कैपिटल बना लिया, जिसे आज के समय में अमरना के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, आगे चलकर उसने एक मुख्य देवता एमन पर हमला कर दिया और उसकी मूर्तियों को तोड़ते हुए उसके सारे मंदिरों को बंद करते हुए देश को हैरान कर दिया। रे जॉनसन, जो कि लक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही भयंकर समय हुआ होगा। वह परिवार जिसने सदियों तक शासन किया अपने अंत की तरफ आ रहा था और अब अखेनेटन थोड़ा पागल हो गया था। अखेनेटन की मौत के बाद थोड़े टाइम के लिए एक नया किंग आया जिसका नाम था स्मेंटकरे, और वह राजा बिना अपनी पहचान बनाए ही चला गया।
उसके बाद एकदम जवान टूटनखामन ने सिंहासन संभाला। यह वही राजा है जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। यही इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। आज पूरी दुनिया इसे टट या तुत के नाम से भी जानती है। इस राजा ने तुरंत अपना नाम बदलकर टूटनखामन रख लिया, जिसका मतलब है अमन का जीवित प्रतिरूप, यानी लिविंग इमेज ऑफ एमन। और उसने पुराने तौर तरीकों को फिर से अपना लिया। उसने लगभग 9 ईयर्स तक इजिप्ट पर रूल किया और फिर अचानक मर गया। टूटनखामन की प्रसिद्धि की परवाह किए बिना और उसके भाग्य के आकलन किए बिना भी टूटनखामन इजिप्ट की अनेक ममीज में से एक है, लेकिन वहां कितनी सारी ममीज और हैं कोई नहीं जानता। इजिप्ट का ममी प्रोजेक्ट 2003 के एंड में शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट के दौरान अब तक 600 ममीज का पता चल चुका है और अब भी ममीज की काउंटिंग जारी है। इस प्रोजेक्ट का अगला पड़ाव है ममीज की स्कैनिंग उस पोर्टेबल मशीन से करना जिसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और इस मशीन को बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है सीमेंस, के द्वारा दान में दिया गया था। कहने का मतलब है कि सीमेंस कंपनी द्वारा और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा दान में दी गई इस पोर्टेबल स्कैनिंग मशीन के जरिए ममीज की स्कैनिंग इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जा रही है। किंग टूटनखामन की ममी पहली ममी है जिसको लाइफ और डेथ दोनों में स्कैन किया गया है, जैसे कि वह राजा मौत से पहले और मौत के बाद भी अपने लोगों के आगे रॉयल अंदाज से जा रहा हो। इस पैराग्राफ का मतलब है कि राजा टूटनखामन की ममी पहली ममी थी जिसका सीटी स्कैन किया गया था। सीटी स्कैन करने के बाद उसके जीवन और मौत दोनों से जुड़ी हुई कुछ सच्चाई सामने निकल कर आई, यानी कि उस मशीन ने जब राजा जीवित था तब की कुछ सच्चाई निकालकर हमारे सामने रखी और राजा के मरने के बाद की भी कुछ सच्चाई सीटी स्कैन के जरिए हम लोगों के सामने आई। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सीटी मशीन ने ममी को सर से लेकर पैर तक स्कैन किया। उसने स्कैनिंग करते समय क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस खींची। टूटनखामन के सिर का स्ट्रक्चर बड़ा ही पेचीदा था। उसके सिर के स्ट्रक्चर की 3D इमेजेस बनाने के लिए इसे 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस में स्कैन किया गया। इसका जो रिजल्ट मिला, यानी कि इसकी जो तस्वीर बनी, उसमें हमें अद्भुत जानकारी प्राप्त होती है। टूटनखामन की पूरी बॉडी का इसी तरह से रिकॉर्ड बनाया गया। रिकॉर्ड बनाकर रेडियोलॉजी, अपराध विज्ञान और शरीर रचना एक्सपर्ट्स यानी एनाटॉमी स्पेशलिस्ट्स ने उन रहस्यों का पता लगाना शुरू कर दिया जिसे सोने से जड़े हुए कब्र की पंखों वाली देवी ने इतने लंबे समय से बचाकर रखा हुआ था। परीक्षण करने वाली रात को काम करने के लिए वे लोग तुत को उसकी कब्र से उसके बॉक्स में ले गए। डेड बॉडी को उठाकर ले जाने वाले लोगों की तरह वे एक ढलान और एक सीढ़ियों की कतार पर चल गए जो बाहर फैली हुई रेत में थी। उसके बाद वे लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से एक ट्रेलर में चढ़े जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स बाद 2 आदमी बाहर आए। वे लोग परेशान लग रहे थे। वे दोनों पास के ऑफिस की तरफ दौड़े और 2 प्लास्टिक के पंखों यानी फैंस के साथ वापस लौटे। लाखों डॉलर का स्कैनर ठंडा करने वाले पंखों में रेत यानी सैंड के घुस जाने के कारण हार गया था। तभी अचानक एक गार्ड बोला, ये सब टूटनखामन के शाप की वजह से हुआ है। गार्ड डरा हुआ था, लेकिन वो मजाक कर रहा था। जो पंखे बदले गए थे उन्होंने अपना काम सही तरह से किया। उन लोगों ने ये चेक किया कि कहीं किसी तरह का कोई डाटा उनसे मिस तो नहीं हो गया है। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि उनका काम ठीक तरीके से हो गया है तो उन लोगों ने, यानी कि उस टीम के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने, टूटनखामन की बॉडी को काम करने वाले लोगों यानी कि वर्कमैन को सौंप दिया और वे लोग उसे वापस उसके मकबरे यानी टूम में ले गए। ताबूत से निकाले जाने के बाद 3 आवर्स से भी कम समय में उस राजा को दोबारा से वापस वहीं उसी जगह पर लिटा दिया गया और वह दोबारा शांति से उसी प्लेस पर आराम कर रहा था जहां इतने लंबे समय पहले पुजारियों ने उसको लिटाया था। एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने वापस ट्रेलर में आकर टूटनखामन की हैरान कर देने वाली पिक्चर कंप्यूटर स्क्रीन पर खींची। बिखरे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ग्रे कलर के सिर ने एक शेप ले ली थी और टेक्निकल एक्सपर्ट ने उसे हर डायरेक्शन में घुमाकर और इधर उधर पलट कर देखा। टूटनखामन की गर्दन, रीढ़ की हड्डी इतनी साफ दिखाई दे रही थी जितनी कि एक एनाटॉमी की क्लास में दिखाई देती है। उसकी कुछ दूसरी पिक्चर्स में उसके हाथों की हड्डियां और उसके सिर के मिडिल पार्ट को भी देखा जा सकता था, पर फिलहाल जाही हवास के ऊपर से दबाव हट गया था। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और मुस्कुराया। वह काफी शांत दिख रहा था। उसे देखकर लग रहा था
कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है जिसकी वजह से वह परेशान हो। उसने कहा, मैं पिछली रात को सोया नहीं था और ना ही अगली रात को। मैं काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं आराम से जाऊंगा और जाकर सोऊंगा। लोहे की सीढ़ियों से जब हम लोग रेत में उतरे तब तक हवा रुक चुकी थी। इस मरे हुए लोगों की घाटी में सर्दियों की हवा खुद मौत की तरह ठंडी और शांत लेटी हुई थी। टूटनखमन के टूम के दरवाजे के ठीक ऊपर ओरियन, जो कि एक नक्षत्र यानी कि कॉन्स्टलेशन जिसे हम ग्रुप ऑफ स्टार्स भी कह सकते हैं, खड़ा हुआ था। पुराने इजिप्ट के लोग उसे सोल ऑफ ओसाइरस यानी ओसाइरस की आत्मा के रूप में जानते थे। ओरियन टूटनखमन को ऊपर से देख रहा था, यानी उसकी देखभाल कर रहा था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.